नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैप्टर 4 हमारा चल रहा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग रेफर टू द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एसेट लायबिलिटीज एंड फंक्शनिंग रिजल्ट। अच्छा, इस चैप्टर में मैं क्विक बता दूं आपको क्या है, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ, ये तो थ्योरी है, मैं आपको हैंड आउट दे दूंगा, आप लोग पढ़ भी लेंगे। मैं क्विक आधे घंटे में आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले पेज पे कुछ लिखे हुए मैंने और कुछ अगले पेज पे। अगर आप अपने सिलेबस की इस चैप्टर की डिटेल देखेंगे तो डिटेल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये नाम लिखे हुए हैं और बिल्कुल इसी सीक्वेंस पे नाम आपको इंशाल्लाह नजर आएंगे। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ होगा सिलेबस में? पहला वर्ड क्या लिखा होगा? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। हाँ, अबरार अबरार अपना माइक बंद करो। दूसरे पे लिखा होगा जी जा। पिछले क्वेश्चन आए हाँ, आपने, पिछले हमने जो क्वेश्चंस करे हैं अभी उसमें उसके हैंडआउट्स मिल सकते हैं? उसका दूंगा ना हैंड आउट जो पढ़ाया है। सर मतलब हमने जो कर लिया अभी, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाए थे और वो हाँ, जो एहसान कैपिटल ये सब जी, समझ गया। वो मैं इंशाल्लाह भी फिजिकल आऊंगा ना 2-3 दिन में, फिर आप लोगों को फर्दर गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, ये जो क्लास हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी जी बिल्कुल मिलेगी, ये सारी रिकॉर्डिंग में अपलोड करवाता जा रहा हूँ भाई। और एक बात सुन लें आप लोग, मैं अगर एक दिन में मल्टीपल रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं 1 2 3 सीक्वेंस में देता हूँ उनको। वो वीडियोस नहीं आपको सर, मंडे को तो खुल जाएंगे ना इंस्टीट्यूट, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, वो भी रिकॉर्डिंग जो होगी वो इंशाल्लाह मिलती रहेगी, आप टेंशन नहीं लें। अरे सर हमारी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं, मतलब पेज हमारा खुल रहा है लेकिन उस पे रिकॉर्डिंग आ ही नहीं रही। वो आप आईसीएमए से कल परसों जाओगे ना तो वो आईटी वालों से पूछे ना, वो आपको बता देंगे उसमें क्या मसला है, सही करवा देंगे। ठीक है आपका वो मसला। जी जी। बाकी देखिए अभी प्लीज हमें स्टार्ट करना है। अरशद फिजिकल क्लासेस जो है ना सेक्शन जी की, मैं रखूंगा 2-4 दिन के बाद, जब भी रखूंगा एक दिन पहले आप लोगों को बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सर हमें कल जाना है सेक्शन बी वालों को। मुझे नहीं पता भाई अभी। ठीक है, मुझे, मैं अपना बता रहा हूँ, देखिए मेरी क्लास में रखूंगा तो आपको इन्फॉर्म करूंगा इंशाल्लाह। बाकी आप लोग चाहो तो सेल्फ विजिट करके वहां मालूमात कर सकते हो। ठीक है सर हमें सर ने बोल दिया है, सर आसिफ ने, कि जब आपकी क्लास होगी तो आपको मैसेज कर देंगे बिल्कुल हम। बिल्कुल, हम मैसेज करेंगे, आप टेंशन नहीं लो। मैं तो ग्रुप में एक एक चीज आपको वॉइस मैसेज पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने नोट किया होगा ड्यूरिंग कोविड जितना भी लॉकडाउन चला है, और मैंने पूरी कोशिश की है जितना मुझसे हो सकता था उतना एक्स्ट्रा टाइम देकर भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम कवर कर सके इंशाल्लाह फर्दर भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात सुन ले, ये बता दूं, जैसे आज की रिकॉर्डिंग जब मैं पोर्टल पे लगवाऊंगा, मैंने लास्ट क्लास तक वहां सेंड कर दिया आईसीएमए को, तो एक दिन में मल्टीपल क्लासेस होती है तो 1 2 3 करके आती है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात सुन ले, ये चैप्टर में क्विक डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा है कि आपको सिलेबस पे जो पॉइंट नजर आएंगे क्या क्या, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठते हैं तो उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं? पहला कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होता है उसमें? गोइंग कंसर्न हाँ, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि कंपनी चल रही है और चलती रहेगी, गोइंग कंसर्न पे है। जैसे आईसीएमए पी है, ये भी एक तो ऑर्गेनाइजेशन है ना आईसीएमए। ठीक है, आपको पता है आईसीएमए की भी एनुअल रिपोर्ट बनती है, पता है आपको, हर साल बनती है। और कल जो मीटिंग थी ना आईसीएमए की, वो एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग, मैं वहीं गया हुआ था कल रात को। ठीक है, उस साल में एक दफा होती है, उसमें एनुअल रिपोर्ट मुझे भी दी गई है, सबको दी जाती है, वो रिपोर्ट वहां पे डिस्कस होती है। तो रिपोर्ट किस पे बन रही है? गोइंग कंसर्न पे। अब मैं वो रिपोर्ट खोल के कल हिस्ट्री पढ़ रहा था, वैसे ही मीटिंग चल रही थी, मेरे हाथ में रिपोर्ट थी, सेमिनार हॉल में बैठा हुआ था मैं, तो मैंने जैसे ही वो पहला दूसरा पेज खोला तो वो आईसीएमए के 1951 से लेके आज तक जो जो प्रेसिडेंट बने हैं उन सब की तस्वीरें लगी हुई थी। इसका मतलब है आईसीएमए कब से चल रहा है? फ्रॉम 1951। मैं इंशाल्लाह क्लास में लेकर आऊंगा, वो रिपोर्ट आपको लिखाऊंगा भी, तो आप लोग देखिएगा। तो ये 1951 से अब तक ये चीजें चल रही है। तो ये क्या चल रहा है, हर साल रिपोर्ट क्यों बन रही है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है? गोइंग कंसर्न। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एज्यूम दैट अ कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट long enough to carry out its objective and commitment and will not liquidate in the foreseeable future। मतलब उनका इरादा अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने का नहीं होता। इज दैट क्लियर? मतलब हर साल कंपनी अपनी रिपोर्ट बनाती है। सर उस रिपोर्ट में लिखेंगे क्या वो? जी
उस रिपोर्ट में लिखेंगे क्या? पूरे साल की परफॉर्मेंस, वहां जो हमारी रिपोर्ट एनुअल बनती है, हर कंपनी इनकम स्टेट एसओपीएल होती है, एसओएसपी होती है, कितना प्रॉफिट कमाया, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो बना हुआ होता है, सारी चीजें होती है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। लॉन्ग रिपोर्ट होगी। वो रिपोर्ट मतलब वो पूरी किताब की शक्ल में होती है, जिस तरह सर, जिस तरह सही आपकी है, किताब होती है ना, वो बुक फॉर्मेट पे होती है, ठीक है। वो समटाइम 100+ पेजेस पे चली जाती है। इज दैट क्लियर? अभी देखिए, जैसे यहाँ पे एक मैं मिसाल दूं, थोड़ी देर यस सर, सही है। अभी लास्ट चैप्टर में सिस्टर रीटा ने एक सवाल किया था कि सर वो इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं कैपिटल, वो कहाँ जाएगा? तो मैंने उस वक्त एक जुमला कहा, मैंने कहा अगर ये नया बिजनेस है तब भी कैपिटल में जाएगा, और सम टाइम एक कंटिन्यू बिजनेस होता है, अगले साल इन्वेस्टमेंट की, तीसरे साल फर्दर इन्वेस्टमेंट की, तो बिजनेस कंटिन्यू रहता है, गोइंग कंसर्न पे चलता है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? सेकंड वर्ड Accrual. एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब होता है क्रेडिट। हमने एक्रूड एक्सपेंस पढ़े थे और एक्रूड इनकम पढ़ी थी। यस सर। एक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि अभी एक्सपेंस आपने पे नहीं किया, लेकिन ये आपकी लायबिलिटी है। एक्रूड इनकम क्या है। होता है? एक्रूड इनकम, ये पैसा मिला नहीं है लेकिन इनकम है। तो याद रखिए, जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो चाहे आपने पैसा रिसीव किया हो, चाहे पैसा रिसीव ना किया हो, अगर कोई एक्रूड इनकम भी है वो तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह आपने चाहे पैसा पे किया हो, चाहे पैसा ना पे किया हो, अगर कोई आपका एक्रूड एक्सपेंस है तो आप उसको लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं और एक तरफ एक्सपेंस पे ऐड करते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, लक्की लिमिटेड का मैंने सवाल करवाया था, उसमें नीचे लिखा हुआ था सैलरी इतनी एक्रूड है या पेएबल है, तो जो ऊपर सैलरी एक्सपेंस था ट्रायल बैलेंस पे, उस एक्सपेंस पे हमने उसको भी ऐड कर लिया था। हालांकि हमने कैश पे किया नहीं है, लेकिन वो हमारी लायबिलिटी है, तो उसको बैलेंस शीट पे दिखा देते हैं। तो अकाउंटिंग एक्रूअल पे चलती है, किस पे चलती है? Accrual पे। An accrual allowed to an entity to record expenses and revenue for which it expect to expend cash or receive cash respectively in a future reporting date। जिसका कैश मिलेगा या पे होगा कब जाके? फ्यूचर में, लेकिन आप उसको एक्रू कर लेते हो। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, तीसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? Prudence. अच्छा, प्रूडेंस कहता है कि आपके एसेट और इनकम ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए। एसेट और इनकम ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए, और लायबिलिटी और एक्सपेंस अंडर स्टेट नहीं होने चाहिए। प्रूडेंस रिक्वायर्ड दैट एन अकाउंटेंट शुड एक्सरसाइज अ डिग्री ऑफ कॉशन दैट in the adoption of policies and significant estimates such that asset and income of the entity are not overstated whereas liability and expense are not understated। अब इससे क्या मुराद है? एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने बेड डेट्स का चैप्टर पढ़ा था? जी सर। बेड डेट्स को राइट ऑफ करने की एंट्री किसी को याद है? कोई बताएगा? Bad debts expense debit allows for bad debts credit. इसके अलावा एक और एंट्री बनाता था, बेड डेट एक्सपेंस डेबिट। अकाउंट Account रिसीवेबल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब लग रहा है जासरा कुछ पढ़ रही है। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट। क्रेडिट। अब मेरी बात सुने, सपोज करें आपके 2 लाख रुपए बेड डेट्स आपको नजर आ रहे हैं, एस्टिमेट है, आपको पता चल रहा है कि यार 2 लाख आपके डूब गए, लेकिन आपने उसको बेड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया। सपोज कर लेते हैं 2 लाख आपको नजर आ रहे थे, लेकिन आपने ये रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपके एसेट में अकाउंट रिसीवेबल में अभी भी 2 लाख रुपए नजर आ रहा होगा ये वाला, सर क्योंकि आपने इसको अभी माइनस नहीं किया। नहीं किया। दूसरी तरफ आपने इसका एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया, भाई डबल एंट्री बनती है ना। यस सर। तो एक्सपेंस ना रिकॉर्ड होने Yes. की वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, यस आ जाएगा। और एसेट क्रेडिट ना होने की वजह से आपका एसेट ओवर स्टेट हो जाएगा। यस सर। ये तो 2 लाख रुपए, अगर ये 200 मिलियन होते, सपोज करो, मिसाल दे रहा हूं, तो आपका 200 मिलियन से एक्सपेंस कम रिकॉर्ड होता, 200 मिलियन से प्रॉफिट ज्यादा आ जाता, 200 मिलियन से आपके एसेट ज्यादा हो जाते। मार्केट में रिपोर्ट तो लोग देख के बोलते बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत प्रॉफिट है, लेकिन आपने उनके साथ फ्रॉड किया है। आपने प्रूडेंस को
अवॉइड किया, प्रूडेंस के खिलाफ वर्जी की। प्रूडेंस ने क्या कहा था, क्या कहा था? एसेट एंड इनकम ऑफ द एंटिटी आर नॉट ओवर स्टेटेड। एसेट और इनकम आपकी ओवर स्टेट होनी नहीं चाहिए। हाँ, जहां पे आपको नजर आता है एस्टीमेट है तो आप उसको राइट ऑफ कर दो, रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस को डेबिट कर दो, ताकि एक्सपेंस अंडर स्टेट ना हो और एसेट ओवर स्टेट ना हो। अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी समझते हैं आप किसको बोलते हैं? इस्तेकामत को। इस्तेकामत समझते हैं आप लोग? सर ये प्रूडेंस फिर से रिपीट करें। प्रूडेंस बस ये एक कहता है कि बार। आपके एसेट और प्रॉफिट आपने ओवर स्टेट होने से बचाने, यानी अगर आपके एसेट ओवर स्टेट हो रहे हैं, आपको नजर आ रहा है एसेट नहीं है आपका, तो उसको क्रेडिट कर दो, Yes. एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर दो ताकि वो अंडर स्टेट ना हो एक्सपेंस, ठीक है ना? सॉरी, एक्सपेंस ओवर स्टेट ना हो, ठीक है? इज दैट क्लियर? इनकम आप सॉरी एसेट और इनकम ओवर स्टेट ना हो और लायबिलिटी और एक्सपेंस और अंडर state स्टेट ना ना हो, ठीक है? अच्छा, कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं? मुस्तकिल मिजाजी। वेरी गुड। देखिए मैं लिख भी रहा हूँ उर्दू में, क्या लिखा है मैंने? ये मुस्तकिल मिजाजी। अरशद, एक्रूअल का मतलब होता है उधार, यानी आपने पैसे लिए नहीं है, पैसे दिए नहीं है, लेकिन हम सेल भी रिकॉर्ड कर देते हैं, रिसीवेबल के ऊपर परचेज भी रिकॉर्ड कर देते हैं, पैसा मिला नहीं है, पैसा दिया नहीं है, एक्रूअल पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट? अच्छा ये बताओ, क्या ये कहते हैं जिंदगी में कोई भी काम अगर कामयाबी चाहते हो तो उसमें क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। लोग कहते हैं अगर आपको वो एक्सरसाइज करने का शौक है तो डेली करोगे तो फायदा होगा, या 2 दिन कर दी फिर नहीं करी, 4 दिन फिर 2 दिन कर दी, फिर 6 दिन कर दी फिर नहीं करी, क्या होना चाहिए? डेली कंसिस्टेंसी ना, मुस्तकिल मिजाजी। तो भाई अकाउंटिंग भी ये कहती है, देखिए मैं क्विक बता रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, फिर ये चीजें नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा बाद में। आपको ये डेफिनेशन लिखनी नहीं होगी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एमसीक्यूज कैसे आएगा, इसका एक सवाल इसका भी करवाऊंगा अभी, ठीक है? बस आपको एक लाइन लिखी हुई होगी, बताना होगा इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है? अब कंसिस्टेंसी क्या कह रही है? कंसिस्टेंसी कह रही है कि भाई आप अगर डेप्रिसिएशन के लिए किसी एक मेथड को अप्लाई करते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी हर साल उसी मेथड पे जाओ। ये नहीं बोलो एक दिन स्ट्रेट लाइन, अगले साल डिमिनिशिंग, उसके अगले साल कोई और मेथड, तो लोग आप पे बिलीव करेंगे कि आप तो हर साल मेथड चेंज कर देते हो, या बिलीव नहीं करेंगे? लोग आप पे ट्रस्ट कब करेंगे? जब आपकी रिपोर्ट में क्या होगी, कंसिस्टेंसी होगी या इनकंसिस्टेंसी? ठीक है, अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? मटीरियलिटी। क्या लिखा हुआ है? मटीरियलिटी। क्या लिखा हुआ है? मटेरियलिटी। हाँ, मटीरियलिटी का मतलब होता है आपकी बड़ी गलती, ठीक है, मेजर मिस्टेक। क्या होती है ये? अच्छा ये बताओ, हम एक बात करते हैं ना, इस्लाम हम जनरली डिस्कस करते हैं कि कितने किस्म गुनाह, कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के होते हैं ना, सगीरा गुनाह और छोटे गुनाह और बड़े गुना। तो इसी तरह अकाउंटिंग में 2 गलतियां होती है, एक होती है मटीरियल और एक होती है इममटीरियल। एक कौन सी मिस्टेक होती है? मटेरियल एंड मटेरियल। हाँ, तो इस पर बड़ी गलती कौन सी होगी? मटेरियल लग रही है। मटीरियल। तो भाई अगर आपने अपनी रिपोर्ट में मटीरियल मिस्टेक कर दी ना, तो उससे यूजर मिसगाइड हो जाएगा, होगा नहीं होगा? मटीरियल का मतलब है बड़ी गलती। क्या मतलब है? और इममटीरियल का क्या मतलब है? कौन सी गलती है? छोटी गलती। देखो अगर आप छोटी मोटी गलती करते हो ना, तो अकाउंटिंग में इतना मसला नहीं होता, ठीक है, एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई बड़ी गलती कर दी तो मेरे भाई आपका प्रॉफिट भी गलत आ सकता है, ये नहीं आ सकता। अगर आपने बड़ी, इसमें आवाज आ रही है आप लोगों को? इसमें आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, कितनी कितनी किस्म की गलतियां मैंने लिखी यहाँ पे? 2 गलतियां हैं। 2 किस्म की। कौन कौन सी? जी सर। मटीरियल और मटेरियल एंड मटेरियल। मटीरियल का मतलब बड़ी गलती और इममटीरियल का मतलब मटेरियल इममटीरियल। छोटी गलती। छोटी गलती।
अब ये बताओ, आपने किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाए और उसमें आपने बहुत बड़ी गलती कर दी और उस गलती की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ गया, उस गलती की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ गया। अब वो रिपोर्ट मार्केट में गई, लोगों ने देखी, लोग बोले तो बहुत अच्छी कंपनी, इतना प्रॉफिट कमाती है, ये तो बहुत सारा डिविडेंड देगी। लोगों ने उस पर क्या कर दी, फौरन कंपनी में शेयर्स ले लिए वहां हाँ, के, इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन बाद में पता चला वो रिपोर्ट तो गलत थी, अब देखो, मटेरियल। हाँ, मटेरियल मिस्टेक थी। इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, मटेरियल। If its omission or misstatement could influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement, आपकी वो गलती मटेरियल बन जाती है, वो इंफॉर्मेशन मटेरियल हो जाती है जिसकी ओमिशन या मिस स्टेटमेंट, जिसको आप भूल गए या गलत स्टेटमेंट करके आ गए, जो किसके डिसीजन को हिट कर देगी, इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब भाई मैंने किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे और वो मटेरियल मिस्टेक के साथ बने हुए थे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, बाद में मुझे पता चला ये तो गलत है, तो मेरे मुंह से फौरन एक जुमला निकलेगा कि यार अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो इसका मतलब है कौन सी गलती की है, मटेरियल मिस्टेक। तो आपको अकाउंटिंग में मटेरियल मिस्टेक से बचना है। आगे लिखा हुआ है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अच्छा, अकाउंटिंग में सम टाइम एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जब आप किसी चीज की लीगल वैल्यू को छोड़ के उसके सब्सटेंस को चले जाते हैं, किसको चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी खरीदी किस्तों पे, गाड़ी किस पे ली आपने, किस्तों पे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। ये बताओ 3 साल तक आपको पैसे देने, क्या पहले दिन आपने पैसे दे दिए पूरे, लेकिन हम पहले दिन थोड़े पैसे देकर आए, गाड़ी भी लेकर आ गए, गाड़ी चला भी रहे, गाड़ी को अपनी बुक पे डेबिट भी कर देते, मोटर व्हीकल डेबिट, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देते, क्या हम लीगली ओनर है अभी उसके ऑन पेपर? नो सर। लेकिन हम उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग कहती है आप सब्सटेंस को फोकस कर रहे हो, लीगली आप ऑनर नहीं हो। फॉर्म पे आप ऑनर नहीं है, ओवर फॉर्म, सब्सटेंस को आप वैल्यू दे रहे हो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट which means that economic substance of transaction and event must be recorded in financial statement rather than their legal form। हालांकि लीगली आप ऑनर नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं, तो किस्तों पे भी गाड़ी लेकर आते हो ना, उस गाड़ी को अपनी बुक पे डेबिट करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी एसेट में दिखा देते हो, हालांकि उस गाड़ी पे अभी ऑनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं है। 3 साल के बाद होगी जब सारी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन आप इसको यूज कर रहे हो, लीगल आप ऑनर नहीं है लेकिन सब्सटेंस पे आप ऑनर है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा भाई, बिजनेस एंटिटी क्या इंस्टॉलमेंट, हाँ उसको लीज भी कहते हैं, लीज पे लेना, किस पे कहते हैं, इंस्टॉलमेंट का दूसरा वर्ड क्या होता है, लीज, LEAS, इंस्टॉलमेंट या लीज। अच्छा अब इधर आ जाए, थोड़ा क्विक जा रहा हूँ। बिजनेस एंटिटी क्या होती है, देखिए कहते हैं कि बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि अगर असलम भाई बिजनेस कर रहे हैं ना, तो मिस्टर असलम एक अलग बंदा है और मिस्टर असलम का बिजनेस एक अलग एंटिटी है। मसला ये कि अगर असलम अपने घर के सारे खर्चे भी बिजनेस के पैसों से करे, मना नहीं है, उसका अपना पैसा है, लेकिन अगर घर के खर्चे बिजनेस में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गए, घर का बिजली का बिल पे किया बिजनेस से और बिजनेस में लिख दिया यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, तो क्या बिजनेस का प्रॉफिट सही निकाल सकोगे? सर ड्राइंग आएगा ना, वो ड्राइंग आएगा। अगर गलती से एक्सपेंस लिख दिया तो क्या बिजनेस का प्रॉफिट सही आएगा? नो सर। तो इसीलिए कहते हैं बिजनेस एक अलग एंटिटी होती है और असलम भाई एक अलग एंटिटी, ठीक है। मनी मेजरमेंट, ये क्विक समझा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। मनी मेजरमेंट क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे उसकी करेंसी वैल्यू होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? करेंसी वैल्यू, रुपीज हो, रियाल हो, डॉलर हो, मनी मेजरमेंट पैसों की वैल्यू। कभी मैंने रिकॉर्ड किया फर्नीचर डेबिट 100 kg, कैश क्रेडिट लाइट वेट, ऐसा कभी एंट्री बनाई है? नो सर। तो भाई उसकी करेंसी वैल्यू होती है, मॉनिटरी वैल्यू, मनी मेजरमेंट, राइट। इसी तरह आगे आ जाए, हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट से मुराद ये होता है कि आप अकाउंटिंग में एक एसेट खरीदते हो 5 लाख रुपए का, कितने का लिया आपने?
डेप्रिशिएट किया 1 साल में 1 लाख, कितना बच गया? 4 लाख। 2 साल में 2 लाख डेप्रिशिएट हो गया, कितना बच गया? 3 लाख। लेकिन आप 2 साल के बाद भी क्या बोलते हो? कॉस्ट 5 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख। कॉस्ट तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अपनी जगह रहती है, नहीं रहती? जी सर। जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन हो, मैं आपसे पूछूं आपने कितने का लिया है, तो आप ये बोलते हो आज कितने का, या जब जितने का लिया तो उतने का बताते हो? जितने का लिया उतने का बता। भाई फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, मैं अक्सर रात में बोलता था जैसे मिसाल समझाने के लिए, तो ये मैंने आज से तकरीबन 1.25 साल होने वाला है, ठीक है, पिछले साल इन्फिनिक्स का मोबाइल। हाँ इन्फिनिक्स वाला, ये मैंने पिछले साल 12,700 का लिया था। आज भी कोई पूछता है कॉस्ट में कितनी बताता हूँ? 12,000। देखो आखिरी लाइन क्या 700। लिखी हुई है, वेदर दैट परचेज हैपेंड लास्ट ईयर और 30 इयर्स अगो, ठीक है। अच्छा अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? थ्योरी ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। देखो एक ओपनिंग कैपिटल होता है और एक कौन सा कैपिटल होता है? एंडिंग कैपिटल। हाँ, अगर एंडिंग बढ़ जाए तो इसका मतलब प्रॉफिट कमाया, यस सर। और अगर सेम रहा तो इसका मतलब वो मेंटेन रहा, ठीक है, यस। और कम हो गया तो इसका मतलब लॉस हो गया। यही बात लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। क्या लिखा हुआ है? करंट परचेज। देखिए जब हम मार्केट पे जाते हैं ना, तो आपकी करंट परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप जिस घर पे रहते हैं, वो आपने जब परचेज किया था, अगर आज से 10 साल पहले लिया था, तो क्या आज उतने का ही है, उसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी? क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, इसीलिए देखो ये लिखा हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट आर कन्वर्टेड इनटू करंट परचेज प्राइस बाय यूजिंग इंडेक्स सच एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह। ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे शायद, थोड़ा बहुत पढ़ा है? इकोनॉमिक्स में अच्छा। करंट प्राइस शायद। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आपकी आज की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं ना, एसेट की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए, तो आज की करंट कॉस्ट कितनी हो गई? आज की जो बुक वैल्यू में होगी ना। हाँ, यानी 5 लाख का अगर एसेट था और अगर डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए का है, तो आज की करंट कॉस्ट 3 लाख। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, आखिरी में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट फॉर इन्फ्लेशन एंड यूजुअल एडजस्टमेंट सच एज डेप्रिसिएशन। फेयर वैल्यू क्या होती है? जो मार्केट वैल्यू होती है। फेयर वैल्यू किसको बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। मार्केट बुक वैल्यू अलग है, बुक वैल्यू अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है। अलग। आपको याद है हम पढ़ते थे डेप्रिसिएशन पे, एक एसेट बेचने गए, हमारी बुक में 5 लाख का आ रहा था, मार्केट ने 4 लाख का लिया, 1 लाख का क्या हो जाता था? लॉस हो गया था। हाँ, हमारी बुक में 5 लाख का आ रहा है, मार्केट ने 6 लाख का ले लिया, 1 लाख का क्या होता था? प्रॉफिट होता था। हाँ, अब आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है? वैल्यू टू द बिजनेस। हाँ, वैल्यू टू द बिजनेस क्या है? कि भाई जब आप बिजनेस करोगे ना, तो बिजनेस में बहुत सारी वैल्यूज हैं। कस्टमर वैल्यू, ये लिखा हुआ है सारा, एम्प्लॉय वैल्यू, सप्लायर वैल्यू, चैनल पार्टनर वैल्यू, मतलब अब चेंज होता जा रहा है कॉन्सेप्ट। देख कह रहे ना, बिजनेस वैल्यू एक्सपेंड कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म बियॉन्ड इकोनॉमिक वैल्यू। पहले सिर्फ एक लिमिटेशन होती थी, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस की वैल्यू क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। अरशद, करंट वैल्यू जो है ना, वो आपकी बुक वैल्यू है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, और फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू है। जैसे मैंने कहा ना, मैंने एक एसेट खरीदा, वो 5 लाख रुपए का, 2 साल में 2 लाख डेप्रिशिएट कर दिया, तो करंट बुक वैल्यू कितनी आ रही होगी? 3 लाख। क्या जरूरी है मार्केट में 3 लाख का बिके वो? नो सर। 4 लाख का भी बिक सकता है, 3 लाख का भी बिक सकता है, 2 लाख का भी। मार्केट वैल्यू तो मार्केट डिसाइड करेगी, वो फेयर वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू, राइट। अच्छा अब एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा, एक दो चीजें आप लोगों को बतानी है। इसकी ये थ्योरी आप लोग पढ़ लेंगे ना भाई सारी? यस सर। अच्छा अभी एक मिनट लाइन पे ही रहिएगा आप लोग, लाइन पे ही रहिएगा, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर पढ़ाया मैंने आपको हैंड आउट का? चैप्टर 4। ये स्क्रीन पे मैंने चैप्टर 4 अभी शेयर करना है, जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। बस एक सवाल कराऊंगा, 5 मिनट है मुश्किल से, मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। एक सवाल करवाना क्या है आपको, खाली समझाना है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये नजर आ रहा है चैप्टर 4 लिखा हुआ? चैप्टर 4 क्या नाम है इसका? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? पढ़े जरा ब्रैकेट में। Going concern. गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, ये सारे पहले पेज पे लिखे हुए थे मैंने।
Yes, sir. Historical sir. cost, theory of capital maintenance, current purchasing power, current cost, fair value, value to business. सेकंड पेज पे लिखे हुए थे. Yes, sir. आई होप कि आप लोग पढ़ लेंगे ये सारी चीजें. Inshallah, sir. अच्छा, एक छोटा सा सवाल पेपर में आया हुआ है, वही मैनुअल वाले पेपर में, वो करवा दूं आपको जल्दी से. जी जी सर, कोई मसला नहीं है उसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना होगा, जिस तरह भी सर, करवा दे इस तरह भी आपने क्या बताया था कैश फ्लो में, ये ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है, तो यहाँ पे क्या बताओगे? इस पे कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट है, खाली ये आंसर देना होगा. राइट? Yes, sir. अच्छा, वो पेपर मैं बस जल्दी से देख लूं. भी देंगे ना जी पीडीएफ में? बिल्कुल दूंगा, आप टेंशन नहीं या ले. नहीं? ये सारी चीजें ये- पीडीएफ में सब मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं ले इंशाल्लाह. Okay. ठीक है. सर, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? अब राज्यवानी. वो तो तुम्हारे है ना, मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ. यार प्लीज नो एक्स्ट्रा लगी। कमेंट्स. 1 मिनट, नो एक्स्ट्रा कमेंट्स. और आप लोग प्लीज आपस में यार डिस्कशन नहीं कर रहे अभी. वैसे ही भी मुझे एक चीज बतानी है. एक मिनट चेक करूं कौन सी अटेम्प्ट में वो आया हुआ है पेपर आपका. 14 में नहीं है. जवानी कौन है? जल्दी करा दें सर. अरे वो सवाल नहीं मिल रहा, मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ. एक मिनट पास नहीं पेपर में सर, आराम से ढूंढे, कोई मसला नहीं है. सिर्फ ये देखना कौन सी अटेम्प्ट में आया हुआ, वो नहीं मिल रहा मुझे. अरे सर वॉशरूम जाना है सर मेरे को. तो भाई साथ मोबाइल लेके चले जाओ. यस मिल गया. अच्छा भाई, ये सवाल मैंने आपके सामने रखना है और बस कोई, क्योंकि नमाज का टाइम भी हो रहा है, मुझे भी जाना है. तो सवाल, 1 मिनट, ये स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ. ये देखिएगा सवाल डायरेक्ट मैंने पेपर ही आपके सामने रखा हुआ है. नजर आ रहा है ये सवाल? सर, ये क्या लिखा हुआ है? 3 का ए पढ़िएगा जी. ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए नजर नहीं आ रहा है? Identify and approach fundamentals Approach accounting नहीं. concepts for each एक of the. मिनट. आइडेंटिफाई एंड appropriate fundamental Appropriate. accounting concept for each of the situation given below. 5 सिचुएशन है, आपको बताना है कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहाँ पे छुपे हुए हैं. एप्लीकेशन ऑफ अ डिग्री ऑफ क्वेश्चन दैट एसेट एंड इनकम आर नॉट ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड. कौन सा कॉन्सेप्ट था? वो सर अभी तो सही से पढ़ा ही नहीं था, याद भी नहीं है. प्रूडेंस जासरा आपने पूछा भी था. प्रूडेंस, यस एसेट और इनकम ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, लायबिलिटी और एक्सपेंस अंडरस्टेट नहीं होने चाहिए. एसेट्स आर नॉर्मली बीइंग शोन एट कॉस्ट प्राइस व्हिच इज बेसिस ऑफ देयर वैल्यूएशन. आज लिया हो, 10 साल पहले लिया हो, 50 साल पहले लिया हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, Historical historical cost. चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंटिंग पीरियड. जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल चार्ज किया है. इसको कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट. क्या कहते हैं? Accrual concept. मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहलाता है. अ कंपनी यूज सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड फ्रॉम ईयर टू ईयर. एक ही चीज को ईयर टू ईयर लेके चलते हैं. मुस्तकिल मिजाजी. वेरी गुड. accrual, कंसिस्टेंसी भाई. assumption that the business will continue to operate for at least one accounting period at the end of reporting. business आगे भी चलता रहेगा. कौन सा कॉन्सेप्ट था? है? Going concern. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है भाई, कल फिजिकल क्लास. अब सुन लो, गोइंग कंसर्न. अच्छा, नमाज का टाइम हो गया, मुझे जाना है, मैं क्लास को ऑफ करूंगा. एक बात सुन ले सब लोग, आज की 3 वीडियोस आपको मिलेंगी इंशाल्लाह. 1 2 3 डेट लिखी हुई होगी. और ये 2 चैप्टर भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं रेशो पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, ताकि सेक्शन ए और बी सी कंप्लीट हो जाए. बी के कुछ Sure. चैप्टर रह गए, वो पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह जी.
अब सर, यार बाद में कल पूछना आप ना क्लास class में लेंगे? भाई मैंने सर अभी जी बताया वाले है। क्या करे? अब आप फिजिकल क्लासेस लेके पढ़ा दें उसमें। जी कल जो है ना ऑनलाइन अगर मैं लूंगा तो दिन में बता दूंगा, अगर लूंगा तो दिन में बता दूंगा, ठीक है। अब अगर ऑनलाइन लूं, सुन तो ले एक मिनट जासरा, अब अगर ऑनलाइन होगी भी ना अगर इस वीक में, तो वो रात वाली होगी 9:30 से 11 वाली, 9:30 से 11 2 मीटिंग करूंगा बस, 2 से ज्यादा नहीं, सही है। ओके सर। आधे आधे घंटे की 2 मीटिंग होती है वो, तो 9:30 से 11 का मतलब वो 15-15 मिनट तो कनेक्ट होने में लग जाते हैं। तो अगर आप ओके क्लास सर। लूंगा ऑनलाइन तो वो रात को लिया करूंगा 9:30 से 11, दिन में आपको बता दिया करूंगा दोपहर तक। अगर कोई मैसेज नहीं आया मेरा तो समझ जाना आज ऑनलाइन क्लास नहीं है, नहीं है। मैसेज आए तो होगी, आपको खुद से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। जी सर। बाकी फिजिकल का मैं खुद बताऊंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद कि क्या करना है, ठीक है। कुछ चीजें फिजिकल में पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें ऑनलाइन में इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह